फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार कहता है W1/E1 बराबर W2 बटे E, या ऐसा भी कह सकते हैं W1/W2 बराबर E1 ये बड़ा आसान है, लेकिन परिभाषा जब कहती है तो उसका स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। वो कहती है समान सांद्रता की ऐसा दो पदार्थ लेने हैं जिनकी सांद्रताएं ग्राम प्रति लीटर मोल प्रति लीटर में बराबर हो। भिन्न भिन्न पदार्थ लेकिन उनकी सांद्रताएं बराबर हो, उतना ही लीटर में उतना ही ग्राम हो, उतना ही लीटर में उतना ही मोल हो। विद्युत की समान मात्रा दोनों में प्रवाहित करेंगे, तो प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थों की मात्रा W, इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ की मात्रा W उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। ऐसी कर दे क्या, बताओ? हो गई। W1 बराबर NE1, W2 बराबर NE2, N को नीचांक मान ले तो N बराबर कितना W1/E1 बराबर W2 बटे, क्या हम वही पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए। क्लियर हो गई बात? अब आप इसको लिख सकते हो, वीडियो भी मिल जाएगा, उसमें भी लिखा PDF पे। इस पार्ट के बाद से हम कक्षा में लिखाने लगेंगे। अब लिखा लिखाया काय को लिखाएंगे, टाइम बर्बाद करना हो, हम समझाने में उतना समय दे रहे हैं और हम लिखवाना भी शुरू कर दें। जैसी मर्जी तुम्हारी, सोमवार से अपना डिसाइड कर लेना, मंडे से अपना फाइनल कर लेना। तो इस पार्ट की बात लिखवाएंगे तो मजा भी आएगा, अच्छी भी लगेगा। पुराना भी रिवीजन कराते चलेंगे थोड़ा थोड़ा, दो हेडिंग, महीने भर में वो हो जाएगा और नया भी कराते जाएंगे, नया आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चल जाएगा ऐसा है। अब इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहता है जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोते हैं, ये लवण का विलयन है, जैसे जिंक की छड़ ले ली, जिंक सल्फेट का विलयन हो गया। जिंक की छड़ है, जिंक सल्फेट का विलयन है, तो या तो धातु के लिए कोई इलेक्ट्रॉन देगी या तो देगी। तो लिखा है जब किसी धातु की छड़ को विलयन उसकी लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ धनावेशित, विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती। या तो धातु की छड़ जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो धनावेशित होगी, ग्रहण करेगी तो भाई त्यागेगी तो धनावेशित, ग्रहण करेगी तो ऋणावेशित। तो दोनों के छड़ और विलयन के मध्य जो विभव का अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा? विभवांतर। क्या कहलाएगा? तो कहता है धातु की छड़ व विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे विलयन और छड़ के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब जब मानक इलेक्ट्रोड विभव आएगा तो फिर परिस्थितियां निश्चित होगी, किस सांद्रता के विलयन में डुबोना है, किस ताप पर डुबोना है, किस दाब पर डुबोना है। मानक की बात अलग है। अब वो कहते विशिष्ट हो गया, विशिष्ट कहता 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 atm दाब पर दो चीजें निश्चित हो गई। धातु की छड़ को, कोई भी धातु हो की छड़ को उसके 1 मोलर धातु आयन सांद्रता की, अब उसी के 1 मोलर धातु आयन, 1 मोलर को ऐसे लिख देंगे, 1 मोलर सांद्रता बराबर होता है मोलरता गुणा अणुभार। अब मोलरता ज्ञात करनी तो सांद्रता में उस पदार्थ के अणुभार का भार दे देंगे तो क्या आ जाएगा? मोलरता प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? हाँ, तो क्या कहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का 1 atm दाब पर जब किसी धातु की छड़ को उसके 1 मोलर धातु सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं तो स्थापित विभवांतर क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। बन जाएगा? कोई दिक्कत? तुम एक बार पढ़ो समझो, दिक्कत होगी ही नहीं अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया। भाई इलेक्ट्रोड विभव में मानक में क्या अंतर? उसमें न ताप निश्चित, न दाब निश्चित, न कितनी सांद्रता में डुबोना। यहाँ पर बस इतना ही अंतर है। समझ गए? अब आता है
ई तथा ई नाट में संबंध, मतलब इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध हम निगमन नहीं बताएंगे। ई व ई नाट में संबंध इसी को कहते हैं, ऐसा लिखा रहता है हिंदी में और ऐसा लिखा रहता है NER इक्वेशन। हम डेरिवेशन निगमन नहीं बताएंगे, केवल जितना सिलेबस अनुसार है उतना सूत्र बताएंगे और उसको समझा देंगे। तो E बराबर E नाट माइनस 2.303। अब 2.303 वैल्यू आ गई तो log 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, अब विलयन का स्थिरांक होगा, ताप होगा, फैराडे नियतांक होगा और सब क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाग लेने वाले कितने इलेक्ट्रॉन के मोल हैं। n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 मोल है। अब 2 दिए तो 2 ही तो लेगा। जब 2 देगा तो 2 लेगा, जब 5 देगा तो 5 लेगा। या तो देने वाले गिने लिखे जाएंगे या तो लेने वाले, दोनों को जोड़ के नहीं लिखेंगे। Lm log 10 बेस पर अब यहाँ पर हम क्यों रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ये सूत्र है। अब ये पता है इलेक्ट्रोड विभव है, ये मानक इलेक्ट्रोड। कुछ जगह ऐसा भी लिखा हो सकता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल, कोई चीज है, कोई अंतर नहीं है। 2.303 RT अपॉन N log 10 बेस पर क्यू आपका रेडॉक्स युग्म है। क्या है? रेडॉक्स युग्म है क्यू। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है कि फिर सब लिखते हैं ई बराबर इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? इलेक्ट्रोड विभव ई डिग्री बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर बराबर विलयन स्थिरांक, गैस स्थिरांक पर आधारित विलयन स्थिरांक, और टी बराबर परमताप, F बराबर फैराडे नियतांक और N बराबर अपक्रिया में भाग लेने वाले, अपक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। इसका मान कितना है? 96,485 कूलम, या लगभग कितना कर सकते हैं? 96,500। वेरी गुड। आर का मान अगर हम लीटर एटीएम प्रति मोल प्रति केल्विन में लिखेंगे, पर साल बताया था अपनी क्लास में हमने 0.082 नहीं लिखना है यहाँ पे चलेगा जूल वाला 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, अब हम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं चलेंगे। अब सूत्र में मान रखे टी कितने पर होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अनुसार कितना हो जाएगा? टी बराबर 273 प्लस 25 बराबर कितने के? 298 के। अब रखे नीचे सूत्र में मान, यहाँ रख दे। अरे क्यों के पीछे ना पड़ो, क्यों पहले एक काम होने दो। जब मैं यहाँ हूँ तो यहाँ की चर्चा करूंगा, जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो बताऊंगा। मैं छोड़ता कुछ नहीं हूँ, छोड़ा कुछ अभी तक तो पेशेंस रख भाई। जब धैर्य नहीं रखेगा तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तू यहाँ भाग रहा, ना तुझे समझ में आएगा, ना तू हमसे संतुष्ट हो पाएगा। बाद में कहेगा आचार्य जी ठीक नहीं पढ़ा रहे थे, आचार्य जी तो अपने वीडियो में मस्त थे, हमें पढ़ाई नहीं रही थी। देखो खरा खरा बोल देना सही रहता है, हम छोड़ेंगे नहीं। जब छोड़ दे और तक पकड़ के खींच लेना, आचार्य जी रह गया जो ऐसे। तो अब मान रखो E बराबर E नॉट माइनस 2.303 गुंडा कितने का करेंगे? 8.314, क्योंकि ये R का मान है। अब T का मान कितना है? 298 बटे N का पता नहीं है, F का पता चल गया कितना? 96,485 बराबर log 10 बेस पर क्या आया? Q। अब और हल करेंगे तो हमको प्राप्त हुआ
ई बराबर ई नाट माइनस, इसको गुणा करके इसका भाग दिया 0.0591 बटे n log tan क्यूब पर आ गया। ये आपका नरस्त समीकरण कहलाता है, नरस्त समीकरण या नरस्त समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे सामने हम सब भेज देंगे। अब हम क्यू को बताना है, हमको क्या बताना है, क्यू को बना देना। कैसे कि हमने मान के लिखा एक रिएक्शन Zn इक्वल टू Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमको ये ठोस रहता है जिस पर आयन है वो धातु एक्वस विलयन कहलाएगा। अब इसका क्यू का मान लिखना भैया, क्या लिखना है, क्यू का। क्यू का मान लिखने के लिए ये देखो, ये उत्पाद है द्रव्यानुपाती, वो उत्पादों की सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल ऊपर रहता है और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल नीचे आ जाता है, Kc बराबर। तो Q बराबर इसका मान तो लिखेंगे ज्यों का त्यों, तो Zn ऊपर रहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा जाता क्योंकि ये अर्धसंगत क्रिया भी। और बटे क्या हो जाएगा, कि ठोस है तो ठोस का स्तर होता है तो क्या हो जाएगा, एक उदाहरण अभी कम समझ में आया। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कौन सा उदाहरण देखते हैं, दूसरा देखते हैं। Cu प्लस Sn2 पॉजिटिव इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव प्लस Sn। अब ये ठोस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये ठोस है, तो Q बराबर इसका नहीं लिखना, इसका नहीं लिखना क्योंकि ये ठोस है और ये, समझ गए। अब किसका लिखेंगे, केवल Cu2 पॉजिटिव बटे Sn2 पॉजिटिव, ये Q का मान हो गया ना। अगर अब कुछ परिवर्तन हो जाए परिस्थिति में तो क्या करेंगे, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu ऐसा आ गया, तो क्या कर सकते हैं, Q बराबर इसका मान 1 होगा, बटे में नीचे इसका रखेंगे, ये एक्वस है, आयन लगा है और ये ठोस है, तो ये इसका Cu, मतलब अगर ये इसका और कुछ है नहीं ऊपर लिखने को तो इसका मान 1 ही होता है, हमने लिख दिया है। सक्रिय द्रव्यमान स्तर होते ठोस और द्रवों के Q के मान को लिखने के लिए बन जाएगा। अब हम पूछ लेते हैं किसी से, अब अगर किसी से कहे Fe2 पॉजिटिव प्लस Hg इक्वल टू Hg2 पॉजिटिव प्लस Fe, तो ये एक्वस है, ये ठोस है, ये तो लिक्विड होता है और ये एक्वस हो गया और ये ठोस हो गया। तो Q बराबर बताओ रिडक्शन किसको लिखेंगे, किसको किसको नहीं लिखना, पहले वो सिलेक्ट कर लो। Hg को नहीं लिखेंगे, अब किसको लिखेंगे, ऊपर किसको, Hg2 पॉजिटिव, भैया इसको प्लस नहीं बोलते कभी, बटे Fe2 पॉजिटिव। अब सरल हो गया, बताओ सब, अब तो नहीं है हेडेक।